हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है लक्ष्य सीरीज़ में क्लास नंबर 21। इससे पहले मैं 21 क्लासेस करा चुकी हूँ। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज़ है इसमें मैंने जीके एंड जीएस को स्टार्टिंग से शुरू कराया है। यदि आप क्लासेस को क्रम से देखने वाले हैं तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, साथ ही अच्छा समझ आएगा। ओके, तो और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी में राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। ओके, और मैं आपसे बोल चुकी हूँ कि पिछली क्लासेस को भी देख लीजिएगा, क्योंकि कल की क्लास में मैंने राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स थे उनको करा दिया है। ओके, और आज की क्लास में जो और मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उनको भी कराऊंगी जो राष्ट्रपति से संबंधित हैं। ओके, जो आर्टिकल 65 है इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ओके, आर्टिकल 70 है जिसमें राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली होने पर सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जिनको चीफ ऑफ जस्टिस कहा जाता है, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हैं तो। ओके, इम्पोर्टेंट 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन उनकी मृत्यु हो गई और उस समय उपराष्ट्रपति पद पर बीबी गिरी थे। ये प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, लेकिन इन्होंने बीबी गिरी जिनका नाम था उन्होंने अपने उपराष्ट्रपति पद से त्याग कर दिया। तब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में चुने गए, याद रखिएगा। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां दी गई हैं और राष्ट्रपति को फांसी की सजा भी माफ करने का अधिकार है। आर्टिकल 85 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा भंग कर सकते हैं, ये राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 86 में राष्ट्रपति अपना भाषण या संबोधन संसद में भी दे सकते हैं। आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति संसद में अपना संदेश भेज सकते हैं, ये आर्टिकल 87 में लिखा हुआ है। और आपको कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक मिलेगा तो उसके लिए सॉरी, प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। अब करेंगे स्टार्ट जो एंशिएंट हिस्ट्री। ओके, मगध का राजवंश। ओके, जिसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हर्यक वंश। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, हर्यक वंश सबसे पहले कौन सा शासक आता है तो जिसका नाम होता है बिंबिसार। ओके, ये 544 से 492 ईसा पूर्व तक शासन करता है और इसकी उपाधि किसकी मिली इसको तो श्रेणिक की। नेक्स्ट, अंग महाजनपद के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व भी किया था और इनकी 3 पत्नियां थी, ठीक है, जिनका नाम क्या था तो कौशला देवी जो कौशल नरेश की पुत्री प्रसेनजीत की बहन थी। नंबर 2 चेलना जो लिच्छवनी की राजकुमारी थी और नंबर 3 पर है खेमा जो मुद्रकुल यानी कि पंजाब से संबंधित थी। इन्होंने अपने चिकित्सक जीवक को उज्जैन भेजा राजा प्रघोत और जो पीलिया से पीड़ित थे उनके उपचार के लिए, तो ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट जो उदयन थे उन्होंने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, ध्यान रखिएगा, किसने तो उदयन ने। ओके, और जो वर्तमान में पाटलिपुत्र कहाँ पड़ता है तो पटना में। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश, जिसके संस्थापक कौन थे तो शिशुनाग, याद रखिएगा, उसने अवंती को पराजित कर मगध में मिला लिया। कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संधि हुई थी, कालाशोक के संरक्षण में, ध्यान रखिएगा। ओके, द्वितीय बौद्ध संधि। ओके, बौद्ध संधियाँ भी मैं करा चुकी हूँ पिछले क्लासेस में, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पीछे की जो क्लासेस हैं उनको देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने ये जो सीरीज़ स्टार्ट की है इसमें जीके एंड जीएस को और प्लस स्टैटिक जीके को भी स्टार्टिंग से ही शुरू कराया है और क्रम से सारी चीज़ें करा रही हूँ। ओके, महापद्म नंद ये नंद वंश का संस्थापक था, उपाधि एक राट। ओके, जिसका अर्थ होता है साम्राज्य या क्षत्रिय का उन्मूलन। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं धनानंद, जिसमें नंद वंश में आता है धनानंद। धनानंद इसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व में। यह नंद वंश का अंतिम शासक था, साथ ही यह सबसे क्रूर शासक भी था। ओके, और इसी के बाद चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं। नेक्स्ट मुद्राएं एवं व्यापार। व्यापार में चांदी की छिद्रित मुद्राएं प्रचलित थीं और कनिष्क और सलमान जैसे स्वर्ण मुद्रा कनिष्क और सतमान जैसे जिन्होंने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थीं, तो ध्यान रखिएगा। ओके, कारीगरों और व्यापारियों ने श्रेणी नामक समूह का गठन किया, जिन्हें सामूहिक रूप से निगमा कहा जाता था। नेक्स्ट है ज्योग्राफी में प्रायद्वीपीय नदियाँ जो पश्चिम की ओर बहने वाली हैं। ओके, ये नदियाँ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इनके उद्गम स्थल और ये कहाँ गिरती, मुहाने कहाँ पर हैं और इनकी सहायक नदियाँ पूछ ली जाती हैं। तो आप जो जितनी भी मैं पिछली क्लासेस में भी जैसे जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं वो सारी करा चुकी हूँ और पश्चिम की ओर आज स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है जो लूनी नदी। ओके, इसे लवण वादी या लवणवती नाम से भी जाना जाता है। लूनी नदी राजस्थान के अजमेर जिले में नाग पहाड़ी से निकलती है। यह राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है लूनी नदी। लूनी नदी एक अंतर्देशीय नदी है, जिसका अर्थ है आंतरिक वेशन में बहती है और समुद्र तक नहीं पहुंचती। इसके बजाय यह कच्छ के रन में समाप्त हो जाती है या होती है। ये लूनी नदी की विशेषता है। यह भारत की एकमात्र प्रमुख नदी है जिसमें वाष्पीकरण की उच्च दर के कारण खारा पानी होता है। कौन सी नदी में? तो लूनी नदी में, याद रखेगा। नेक्स्ट है माही नदी। ये माही नदी है, ये विंध्य पर्वत से निकलती है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से होकर बहती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है या पार करती है। कौन सी नदी? माही। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नर्मदा नदी। यह नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जो अरब सागर खंबात की खाड़ी में बहती है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक पठार से निकलती है और यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर बहती है। ध्यान रखिएगा। नर्मदा नदी भारत के विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ओके, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो वंजर, तवा, शक्कर, हालोन, ये नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में, प्रथम पंचवर्षीय योजना। ओके, तो ये जो पंचवर्षीय योजना है ये एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनके मॉडल, कार्यकाल ये पूछ लिए जाते हैं, या ग्रोथ रेट। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जिसमें जानने वाले हैं पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में। 1 अप्रैल 1952 से 31 मार्च 1956 तक ये पहली पंचवर्षीय योजना चली। मॉडल हेराल्ड मॉडल को अपनाया गया था। जीडीपी का टारगेट था कि 2.1% ग्रोथ लाना। प्राप्ति कितनी हुई? तो 3.6% की अच्छा ग्रोथ रेट हुआ था। और उद्देश्य क्या? तो जो आर्थिक विकास है उसको बढ़ावा देना, रोजगार को बढ़ावा देना, गरीबी को कम करना, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ध्यान रखेगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसे सीडीपी कहा जाता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, शुरू 2 अक्टूबर 1952 में हुआ था। सहयोग किसके सहयोग से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के। पहली पंचवर्षीय योजना में SIIT स्थापित की गई। कुछ बांधों का भी निर्माण किया गया। इन बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखेगा। महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया। सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया। और यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ब्यास नदी पर ब्यास प्रोजेक्ट, याद रखेगा, बनाया गया। नेक्स्ट है पहली पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप या मसौदा है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो के.एन. रास के द्वारा। ध्यान रखिएगा, जिसे इंग्लिश में ड्राफ्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बायोलॉजी में हम बात करने वाले हैं अर्धसूत्री विभाजन। पिछले क्लास में समसूत्री विभाजन के बारे में बात की थी। अर्धसूत्री विभाजन ये जनक कोशिकाओं में होता है। नाभिक को 2 बार विभाजित करता है, या नाभिक 2 बार विभाजित होता है। इसमें 4 संतत कोशिकाएं उत्पन्न करता है। संतत कोशिकाएं एक गुणित होती हैं। गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका से आधी होती हैं।
कोशिकाएं एक दूसरे और जनक कोशिका से आनुवंशिक रूप से भिन्न होती हैं। युग्मक के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। खराबी से आनुवंशिक विकार हो सकता है, जैसे डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है कोशिका कंकाल, साइटोस्केलेटन, जिससे कहा जाता है कोशिका कंकाल कोशिका को संरचनात्मक सहायता प्रदान करने और कंकाल की गति में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं तारककाय और सूक्ष्म नलिकाएं क्या होती हैं। ये भी बायोलॉजी में है। तारककाय एक सूक्ष्म नलिकाओं को व्यवस्थित करने के लिए जिम्मेदार होता है, जो कोशिका संरचना, गति और विभाजन के लिए आवश्यक होते हैं। प्रत्येक तारक केंद्रक एक बेलनाकार संरचना होती है, जो 9+0.9+2 के रूप में व्यवस्थित सूक्ष्म नलिकाओं से बनी होती हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सूक्ष्म नलिकाएं। ये सूक्ष्म नलिकाएं हैं, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी खोखली बेलनाकार संरचना होती है, जो कोशिका के कोशिका कंकाल का हिस्सा बनते हैं। संरचनात्मक सहायता प्रदान करते हैं, कोशिका गति को सुगम बनाते हैं और कोशिका विभाजन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं सूक्ष्म नलिकाएं। तो इनको भी ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है स्टैटिक जीके में तमिलनाडु के प्रमुख उत्सव दिए गए हैं और ये आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जो प्रमुख त्यौहार एवं उत्सव है। कई दिनों से 7 से 8 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें मैंने भारत के प्रमुख त्यौहार एवं उत्सव कराए थे, अलग अलग स्टेट में कौन कौन से फेस्टिवल्स है। ओके, तो तमिलनाडु में जो बहुत ही फेमस है पोंगल उत्सव। ओके, जिसका आयोजन 4 दिनों तक किया जाता है। सबसे पहले कौन सा उत्सव होता है, तो भोंगी पोंगल। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। भोंगी पोंगल में भगवान इंद्र की पूजा की जाती है। सूर्य पोंगल में सूर्य देव की पूजा की जाती है और मट्टूर पोंगल में बैल की पूजा की जाती है। कानूम पोंगल में कन्या की पूजा की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये 4 दिन अलग अलग जो गॉड हैं उनकी पूजा की जाती है। ओके, भगवान जो अलग अलग। ओके, जैसे यहाँ सूर्यदेव और यहाँ पर इंद्र और यहाँ पर बैल। ओके, ये बैल इधर कन्या की पूजा की जाती है। ओके, नेक्स्ट है जल्लीकट्टू। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहाँ का है, तो तमिलनाडु का, जो पोंगल के अवसर पर किया जाता है। थाईपुसम, पुंथुडू और मामल्लपुरम उत्सव और मालविल ओरी वीजा और तिमथी जो उत्सव है, ये द्रौपदी के सम्मान के लिए इसका आयोजन किया जाता है। महामध्य उत्सव, तिरुवायूर उत्सव, ये भी कहाँ का है, तमिलनाडु का। नेक्स्ट है कार्तिकेय दीपम महोत्सव, ये भी तमिलनाडु का है। तो ध्यान रखिएगा। ओके, और अब नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में हम स्टैटिक जीके में कोई नया टॉपिक लेके आएंगे, जिससे कंप्लीट करेंगे। ओके, आगे की क्लासेस में, क्योंकि जो स्टैटिक जीके है इसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है एग्जाम में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और मैं स्टैटिक जीके को इसमें इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको कहीं और सी क्लासेस में देखनी पड़े। तो और यदि आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो मैं इसी क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक पिन कर दूंगी। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको सभी क्लासेस की PDF मिल जाएंगे, जहाँ से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि जो GS है उसको जितने बार रिवीजन करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा।